Hello everyone. Today we are going to discuss about the chapter 3 of economics class 10, and the chapter is money and credit. So to all my loving students, a very good evening to all of you. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 क्लास 10 का मनी एंड क्रेडिट। किस तरह से हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम्स चलते हैं, किस तरह से हम अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे जीवन में पैसों का क्या महत्व है, पैसों के पहले हमारा किस तरह से ट्रांजैक्शन होता था, पैसों को हम यूनिवर्सल रूप से किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, बैंकिंग सिस्टम कैसे चलते हैं, किस तरह से लोन मिलते हैं, लोन के क्या क्राइटेरियाज हैं, वो सभी मुद्दों पर यहाँ पर बात होने वाली है। अंत तक बने रहे। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है सर्विस और गुड्स बीइंग एक्सचेंज्ड विद द मनी टू वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु के बदले में या कोई सर्विस या कोई सेवा के बदले में अगर हम उन्हें पैसों के द्वारा कोई भी वस्तु या सेवा के बदले में अगर हम पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब कोई भी वस्तु के बदले में अगर हम पैसा दे रहे हैं, तो ये जो विनिमय है इसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक यहाँ पर टर्म आया है डबल कोइंसिडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है कि अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। इसका मतलब होता है कि आप वही चीज बेचना चाहते हो जो सामने वाला खरीदना चाहते हो। सपोज आप के पास शूज है एंड आपको शूज बेचना है और बदले में व्हीट खरीदना है। सो आपको वैसा ही एक आदमी चाहिए जो आपका डिजायर को फुलफिल करता हो। इसका मतलब है कि वो भी व्हीट बेचना चाहता है और शू खरीदना चाहता हो। सो अगर आप इस तरह से ऐसे लोगों के पास मिल जाते हो तो इसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जो खरीदना चाहते हो वो और जो बेचना चाहते हो सामने वाला भी आपके साथ ही मैच कर जाए, इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पहले यही सिस्टम होता था जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूजेज ऑफ मनी। इसका मतलब है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, जब हमारा आरबीआई सिस्टम नहीं होता था, जब हमारे पास करेंसीज नहीं होता था, ऑन दैट टाइम वी यूज टू एक्सचेंज द गुड्स इन टर्म ऑफ गुड्स। ओके, इसका मतलब है कि पैसों के बदले हम सामानों का आदान प्रदान करते थे। सपोज अगर हमें 2 किलो गेहूं बेचना है और हमें 2 किलो चावल खरीदना है, तो हम ऐसे लोगों की तलाश करते थे जिसको हम गेहूं बेच सके और उसके बदले में हम उसे चावल ले सके। तो उसको गेहूं मिल जाएगा और हमें चावल मिल जाता है। यही सिस्टम्स में पहले चलते थे जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? The process to exchange goods with money is known as medium of exchange. मीडियम मतलब होता है कि एक माध्यम, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने वस्तुओं को या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? वो माध्यम हमारा क्या है? तो वो माध्यम हमारा मनी है। In today's at the present time, but in ancient time it was not so easy. आज के समय में जिस तरह से ये इजी है, पहले इतना इजी नहीं होता था। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये एक आता है कि हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक्स इट इजियर टू एक्सचेंज द थिंग्स। ये आसान कैसे हुआ? पहले इतना आसान नहीं था। बिकॉज मनी मेक्स इट इजी टू एक्सचेंज बिकॉज इट इज नॉट इंटरमीडिएट सोर्स टू सेल और बाय। बिफोर इन बार्टर सिस्टम ए पर्सन डिजायर टू सेल एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। इसका मतलब होता है कि एक आदमी को वैसे ही एक आदमी की आवश्यकता होती थी उस अपना सामान को बेचने के लिए, जिस आदमी को वही सामान चाहिए था जो हमें बेचना है। इन टर्म ऑफ बार्टर सिस्टम हमने ये जाना, बट आज के डेट में पैसा जो है बहुत ही यूनिवर्सल हो गया है। इसका मतलब है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप किसी भी वस्तु को इजीली खरीद सकते हो, क्योंकि सामने वाला आपसे पैसा डिमांड करेगा और वो पैसा, अगर उसके पास पैसा है तो वो फिर किसी और सामान को खरीद सकता है। फिर वो किसी और को जब पैसा देगा तो उसी पैसा से अगला भी अपना सामान को इजीली खरीद सकता है। तो ये जो इजी हो गया ना, ये पहले नहीं होता था। तो यानी कि आपके पास अगर पैसा है तो पूरा मार्केट में सारा सामान आपका है इन वेरी इजी वे। तो
तो आज के डेट में जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है, अगर हम थोड़ा सा पहले चल जाते हैं तो पहले में हम देखते हैं कि पहले क्या था कि अर्ली टाइम्स में बहुत सारे राजा महाराजा लोग होते थे, वो लोग पहले गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के और सामान के बदले सामान आदि का प्रचलन बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम पूरी चेंज होके आ गया है करेंसी में। व्हाट इज करेंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द करेंसी। करेंसी क्या है? तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई जो है हमारे देश का जितना भी सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम यानी कि करेंसी का जो सिस्टम है वो आरबीआई के द्वारा पूरे देश में चलाई जाती है और वो आरबीआई जो है वो एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे लिए जो पैसे छापने का और पैसा सर्कुलेट करने का जो काम करती है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा की जाती है और आरबीआई बाकी अन्य बैंकों को मॉनिटर करती है और अन्य बैंकों में हम अपने सिस्टम्स को चलाते हैं। अब यहाँ पर आ गया बैंक्स। आरबीआई जो है वो पैसा छापती है और छापने के बाद वो बैंक्स में भेजती है और बाकी जो अन्य बैंक हैं हमारे आसपास में जो बैंक्स होते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं, कुछ सरकारी बैंक्स होते हैं, वहां पर क्या होता है कि हम लोग अपने पैसों को डिपॉजिट्स करते हैं। अभी डिपॉजिट्स क्या होता है? आपके पास जो भी पैसे होते हैं जो यूज करते हैं, आप दैनिक यूज करने के बाद जो पैसे आपके पास बच जाते हैं, जो सरप्लस मनी होता है, उस मनी को हम क्या करते हैं? बैंकों में डिपॉजिट्स कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं। द डिपॉजिट्स To deposit the extra money on the bank, we first have to open an account in a particular bank. Also, bank pay an amount as interest on the deposits. तो हमें अपने डिपॉजिट्स को बैंक्स में जमा करने से पहले हमें उस पर्टिकुलर बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ता है और उस अकाउंट में हमें पैसा जमा कराना पड़ता है और उस पैसा को हम कभी भी डिमांड करके उसे अपना निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। पीपल हैव द प्रोविजन टू विथड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। डिपॉजिट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड, सो आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहलाता है कि आपका पैसा आप जब चाहो तब आप निकाल सकते हो बैंक्स में जाके। उसके अलग अलग माध्यम है। माध्यम क्या क्या है? तो माध्यम बहुत सारे हैं, आप चेक्स के माध्यम से कर सकते हो। अभी तो बहुत सारे और भी डिजिटल दुनिया अगर देखें तो डिजिटल में आप बहुत सारे और भी टर्म्स है जिसके द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या फिर आप बैंक में जाके वहां पर एक स्लिप्स होता है, वो स्लिप्स के माध्यम से भी निकाल सकते हो। आपको बैंक एटीएम प्रोवाइड करती है, एटीएम से भी आप पैसा निकाल सकते हो जब आप चाहो तब। तो इसीलिए उसे कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। बैंकिंग सिस्टम्स क्या होता है? करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम्स में क्या होता है कि जो करेंसीज होते हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं और वो डिपॉजिट्स फिर विथड्रॉ होते हैं और ये डिपॉजिट्स और विथड्रॉ का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट है, लिंक्ड है और ये चलता रहता है और ये पूरे सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर एक है, आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, चेक पेमेंट्स क्या होता है? सपोज आपके अकाउंट में अगर पैसा है और आपको किन्हीं को पैसा अगर देना है या अपना ही पैसा आपको निकालना है या फिर किसी और को आपको देना है, तो आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट नंबर से आपको एक चेक बुक इशू किया जाता है बैंक की तरफ से और उस चेक में आप जो भी अमाउंट किसी को अगर देना चाहते हो तो आप उस अमाउंट को लिख सकते हो। आप स्क्रीन में जैसा देख पा रहे हो, एक वर्ड्स में और एक नंबर में, वहां पर एक डेट लिखा जाता है और आपको किसको देना है उस आदमी का आपको नाम वहां पर मेंशन करना है और अपना साइन, जो साइन आप अपने अकाउंट खोलने के समय किए तो वो साइन आपको वहां पर करना पड़ता है। अगर वो अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वहां पर आपको ऊपर में एसी जो लिखा हुआ है अकाउंट पे, अगर आपको उस आदमी का अकाउंट में भेज देना है तो वो आप लिख सकते हैं, या अगर उसको कैश चाहिए तो वहां भी आप उसको लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि सामने वाले को अगर आप वो चेक दे देते हो तो वो चेक आप उस बैंक में, किसी भी बैंक में, जिस बैंक का आपका वो चेकबुक है उस बैंक में जाके या उसका ब्रांच में जाके उसको वो कैश करा सकता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि आप उसे डिमांड कर सकते हो, जब आप चाहो उसको निकाल सकते हो, बशर्ते यू मस्ट हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑन योर अकाउंट। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपीज है एंड आपका चेक जो है 11,000 का है, सो ये भी कहीं ना कहीं इलीगल होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो बैंक है, बैंक में
दो प्रकार के काम होते हैं, एक तो होता है डिपोजिटर और एक होता है बोरोवर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिपोजिटर्स एंड बोरोवर्स? डिपोजिटर्स का मतलब होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं, बैंक के कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो अपने पूंजी को जमा करते हैं और उन पूंजी के एवज में बैंक्स उन्हें इंटरेस्ट देती है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अब बैंक से लोन लेती है और उस लोन के बदले में उसे चुकाने के लिए बैंक्स को इंटरेस्ट देती है। तो ये जो इंटरेस्ट होता है, एक डिपोजिटर का इंटरेस्ट होता है और एक बोरोवर्स का इंटरेस्ट होता है। तो जो डिपोजिटर का जो इंटरेस्ट होता है वो अगर 5% होता है, तो वही बोरोवर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो 10% होता है। तो ये जो 5% एक्स्ट्रा है, यही कहीं ना कहीं बैंक्स का मेन इनकम ऑफ सोर्स है, और ये सभी चीजों को कहीं ना कहीं मॉनिटर करती है हमारा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पर बात आता है डिपोजिटर कौन होता है? डिपोजिटर वो होता है हु डिपोजिट द मनी ऑन बैंक एंड विथड्रॉ एंड गेट इंटरेस्ट। जैसे आपने अपना एक अकाउंट खोला, अकाउंट में जाके आपने 10,000 रुपीज जमा करा दिया तो आप डिपोजिटर हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बैंक गया और मैंने एक अप्लाई किया लोन के लिए, मुझे 10,000 का लोन चाहिए, तो मैं बोरोवर्स बन गया, तो उस 10,000 के लिए मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, और आपने अगर 10,000 डिपॉजिट किया तो बैंक आपको 5% इंटरेस्ट देगी आपके 10,000 को लेकर। अब वही 10,000 रुपीज जो है वो कहीं ना कहीं वो बैंक जो है वो हमको दे देगी एज ए लोन, और उसी 10,000 में 10% हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये जो सिस्टम चलता है, इसका मतलब अगर बैंक के पास टोटल अमाउंट में जो भी है, अगर टोटल अमाउंट अगर उसके पास 10,000 है, तो उस 10,000 में वो 8,000 रुपीज को यूज करती एज ए लोन, एंड ओनली 2,000 रुपीज को वो यूज रखते हैं अपने पास डिपोजिटर को देने के लिए। इसका मतलब है कि वो 85% रुपीज जो है वो यूज करती है लोन देने के लिए, और मात्र 15% एसेट जो है, पैसा जो है वो अपने पास रखती है डिपोजिटर को देने के लिए। तो ये जो सिस्टम चलता है इसे हम लोग बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, और ऐसा ये पूरा सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। इससे फायदा क्या है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित भी रहता है और आपको उसके बदले पैसा भी मिलता है, और कहीं ना कहीं बैंक्स के पास भी बहुत ज्यादा जब कैश हो जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को एज ए लोन देकर लोगों का भी मदद होता है, जिससे ये सिस्टम चलता है। अब यहां पर आता है टर्म ऑफ क्रेडिट्स। टर्म ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है? टर्म ऑफ क्रेडिट्स का मतलब होता है कि आप अगर बैंक में लोन लेने जाते हो, यहां पर बात है लोन का। व्हाट इज लोन? लोन का मतलब क्या होता है? लोन का मतलब जो आप पैसा बैंक से उधार लेते हो उसे हम लोग कहते हैं लोन। लोन एक्टिविटीज जो होता है बैंक्स के द्वारा भी होता है और अन्य माध्यम के द्वारा भी होता है। यहां पर एक टर्म आया है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है कोलेट्रल इज एन एसेट that the borrowers own such as land, building, vehicles, livestock deposits with the bank and use as guarantee to a lender until the loan is repaid। इसका मतलब होता है कि अगर आप बैंक्स में जाते हो लोन लेने के लिए तो बैंक्स आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज की डिमांड करती है कि अगर आप सपोज लोन नहीं चुकाते हो तो बैंक उस चीज को बेचकर अपना पैसा को कहीं ना कहीं रिकवर कर ले, और आपने अगर लोन चुका दिया तो फिर वो आपका जो कोलेट्रल है, जो भी संपत्ति आपने गिरवी रखा है, कोलेट्रल का मतलब कहीं ना कहीं गिरवी होता है, उसको आप फिर से वापस पा सकते हो। दिस इज नॉन एज कोलेट्रल। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट के लिए यानी कि लोन के लिए जाते हो तो क्या क्या टर्म्स होता है, बैंक्स आपको क्या क्या टर्म्स देती है। सबसे पहला तो एक कोलेट्रल का डिमांड करती है। दूसरा है कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके पास सही कागज होना चाहिए, आपका नाम, पता, ठिकाना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपका ITR वगैरह जो भी है, ये सब डॉक्यूमेंट्स में आता है। एंड ये सभी चीजों को कहा जाता है टर्म ऑफ क्रेडिट्स। क्रेडिट जो होता है, लोन जो होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट्स ऑफ इंडिया। हमारे देश में लगभग दोनों ही समान रूप से चलते हैं। पहले इनफॉर्मल ज्यादा होता था, अभी इनफॉर्मल थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी गांव में बहुत ज्यादा है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल का मतलब होता है जो लोन आप बैंक से या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से यानी कि
किसी संस्था से, यानी सरकारी संस्था से अगर आप लोन ले रहे हो तो वो फॉर्मल सेक्टर हो गया, एंड इनफॉर्मल हो गया जो मनी लेंडर्स हैं, जो सेठ है, साहूकार है, जो व्यापारी है, कुछ इंप्लॉइज होते हैं, कुछ रिलेटिव्स के द्वारा हम कभी कभी उधार ले लेते हैं, कभी फ्रेंड से उधारी ले लेते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल। आप इस ग्राफ में देख पा रहे हो कि हमारे देश में किस तरह से लोग, किस तरह से कौन कौन से सेक्टर से लोग उधार लेते हैं, तो जिसमें 33% जो है वो मनी लेंडर से लोग उधारी लेते हैं, और मात्र 25% लोग ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव से लेते हैं, और बाकी अन्य में आपको दिख रहे हैं। तो ग्राफ 1 पे आपको दिख रहा है, तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट्स ऑफ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये जो है हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहीं ना कहीं लोन का जो सिस्टम है वो किसी न किसी तरह से अच्छा भी है और किसी न किसी तरह से खराब भी है। खराब इसलिए है कि अगर आप मान लीजिए लोन लेते हो किसी एक खास चीज के लिए, आपके जो एनसीईआरटी का बुक दिया है उसमें 2-3 कहानी ऐसे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से अच्छा है, किस तरह से बुरा है। अच्छा में यह कहानी दिया गया है कि एक मोची है जो जूतों का ऑर्डर लेता है, जूतों का ऑर्डर उसको मिल जाता है, 1000 पीस का ऑर्डर मिल जाता है, और उसके पास एट द टाइम उतना पैसा नहीं रहता है, तो वो क्या करता है कि किसी से वो लोन ले लेता है। लोन क्या लेता है कि वो किसी से कच्चा माल ले लेता है, तो किसी से कुछ और ले लेता है, ऐसे करके सभी से कुछ ना कुछ हेल्प लेकर वो 1000 जूता का जो ऑर्डर है उसको पूरा कर लेता है, और फिर वो ऑर्डर को सप्लाई कर देता है। सप्लाई करने के बाद उसका जो इनकम होता है, उस इनकम के बाद वो क्या करता है कि जो लोन वो जहां जहां से लेता है उसे वापस कर देता है, और जो बाकी पूंजी बचता है वो उसका सरप्लस होता है। फिर उसी पैसा को अलग काम में यूज करता है, उससे उसका बिजनेस बढ़ता जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लोन का प्लस पॉइंट है। लेकिन एक और इसमें कहानी दिया गया है सपनास प्रॉब्लम। सपनास प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक लैंड को किसी एक लैंड में खेती करने के लिए कुछ उधार लेती है, कुछ लोन्स लेती है, और क्या होता है कि पानी का समस्या और अन्य समस्या के कारण उसका खेती नहीं हो पाता है। जिस तरह से उसने इमेजिन किया था उस तरह से नहीं होता है, तो उसका क्या होता है कि वो जो उसका फसल होता है उस तरह से नहीं होने के कारण वो लोन चुकाने में असमर्थ रहती है। अब लोन जो पहले साल वो लोन लेती है वही उसको चुकाने में असमर्थ रहती है, दूसरे साल उसको फिर से खेती करना है, उसको फिर से चाहिए लोन, तो फिर से उसने लोन लेता है, और फिर उसका समस्या वही रहता है कि उसका फिर से फसल नहीं होता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि वो एक ऋण के जाल में फंस जाती है, और उसे चुकाने के लिए उसको अपना ही लैंड का एक टुकड़ा को बेचना पड़ता है। तो ये एक है लोन का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जो हम लोग को पता चलता है, और एक ये भी है कि लोन में हमें फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान है। तो अगर देखें तो नुकसान किस में है, ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो इनफॉर्मल में होते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल में क्या होता है कि आपका जो ऋण है, ऋण का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, और एक सही रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है कि लोग उसमें फंसते चले जाते हैं, और एट द टाइम उसे अपना जमीन को भी बेचना पड़ता है। लेकिन अगर आप फॉर्मल सेक्टर में जाते हो तो एक फायदा क्या है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन तो सही होता है, लेकिन उसमें फायदा यह है कि आपको एक इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ता है, और उसे एक आप फिक्स टाइम पे आपको पता होता है कि आपको कितना लोन मिला है, कितना आपको देना है, क्या परसेंटेज है, और एक सही टाइम मिलता है। ये कहीं ना कहीं फॉर्मल में फायदा है। तो इस तरह से सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों को लोन देने के लिए बैंक्स का जो सिस्टम है उसको थोड़ा इजी बनाया है, और जो फॉर्मल सेक्टर में जो लोन का जो क्राइटेरिया है उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी भी गांव में जो है सरकार से लोन लेने और बैंकों से लोन लेने के लिए लोग कतराते हैं, और जाकर किसी न किसी मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं, और वही कहीं ना कहीं बाद में जाके वो उस जाल में फंस जाते हैं, और उस जाल से निकलने के लिए उसे अपना ही जमीन बेचना पड़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लोन का सिस्टम है वो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार बहुत सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं एक और टर्म यहाँ पर है सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। ये क्या होता है? ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, यानी कि पुअर विलेजर्स ग्रुप ऑफ 25 और लेस, 125 से लेकर 10 से लेकर 25 तक के जो ग्रुप्स होते हैं गांव में, वो अपने सेविंग्स में से 25 रुपए से लेकर 100 रुपीज तक मंथली वो अपना जमा करती है ग्रुप्स मेंबर, एंड कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप्स इन वेरी लेस इंटरेस्ट।
और वो क्या होता है कि जो ग्रुप्स, जैसे 10 ग्रुप है या फिर 15 महिलाओं का जो ग्रुप होता है, वो पर मंथ कुछ ना कुछ उसमें जमा करते हैं, और जमा करने के बाद अगर उस ग्रुप में किसी एक मेंबर को अचानक से पैसों की आवश्यकता हो जाती है, तो वो उस ग्रुप से लोन ले सकती है और अपना काम निकाल सकती है। बाद में वो जो मंथली जो पैसा देती है, उसी में उसका कुछ इंटरेस्ट को ऐड करके उससे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाता है, और वो फिर 1 साल में या फिर 2 साल में फिर से वो रिकवर हो जाता है, तो उसको फिर वो खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं को कोलेट्रल की समस्या नहीं होती है, डॉक्यूमेंटेशन की समस्या नहीं होती है, और अगर ये ग्रुप बहुत अच्छा से डेवलप हो जाता है, तो फिर वो एक अकाउंट खोल लेते हैं बैंक में जाके, और बैंक जो है उस ग्रुप के नाम से लोन पास करती है, और जितना लोन पास होता है उस पैसे को उतने मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करने के बाद वो फिर उस पैसा को अपने अपने विकास में यूज कर लेती है, और जो इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट के साथ जो मूल पैसा होता है उसको ऐड करके उन सभी लोगों में बांट दिया जाता है, और उसे फिर सपोज एक एग्जांपल के द्वारा हम समझा रहे हैं, सपोज कि एक ग्रुप लोन में एक ग्रुप को अगर बैंक की तरफ से 1 लाख का लोन दिया, अब उसमें अगर 10 महिलाएं ग्रुप में है, तो सभी को एक ग्रुप में 1 लाख अगर आता है, तो सभी ने 10-10 हजार करके बांट लिया। अब सभी 10 हजार करके बांट लिया, तो सबको 10 हजार एक बार में मिला, तो 10 हजार से वो कुछ ना कुछ तो काम कर लेगा। अब वो 1 लाख को अगर हमें 3 साल में लौटाना है, तो हमें क्या करेंगे, उसको 1 लाख को 36 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरा अमाउंट है, उस अमाउंट को फिर 10 लोगों में बांट देंगे, तो उससे क्या हो कि वो 10 लोग फिर उतना पैसा करके मंथली में जमा करेंगे, और जमा होने के बाद वो ग्रुप फिर बैंक में जाकर उसको पेमेंट कर देगी, और फिर 3 साल के बाद अगर, या फिर 2 साल के बाद या 1 साल के बाद अगर वो जमा हो जाता है, तो फिर बैंक में आप जाकर फिर उस ग्रुप के नाम से फिर आप लोन ले सकते हो, और फिर उस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स उस पैसा को अपना यूज कर सकती है। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, सरकार की तरफ से ये जो निकाला गया है, ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं को अपने विकास के लिए। इस तरह से स्वयं सहायता समूह बहुत ही वरदान साबित हुआ है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेन जो थे यही थे कुछ पॉइंट्स कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम काम करता है, लोन का क्या सिस्टम है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, डिपोजिटर क्या होता है, बोरोवर्स क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है, डबल कॉन्सिडरेंस ऑफ द वांट्स क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, मीडियम एक्सचेंज क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड रिपोर्ट्स क्या होता है, करेंसीज क्या होता है। ये सभी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया है, फिर आपको अगर क्वेश्चन आंसर की समस्याएं होंगी, तो क्वेश्चन आंसर को लेकर मैं एक फिर अलग वीडियो बनाऊंगा, और आपका जो भी समस्या है, इसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर है, वो चैप्टर आपको इसी चैनल से मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे, और अपना पढ़ाई में मन लगाएं, ध्यान रहे। थैंक यू।